Hello everybody and welcome back to this amazing platform of Lawwala. I am your law mentor Isra Khan and in today's video एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके लिए लेके आई हूँ। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम जो 2018 में इंट्रोड्यूस हुई थी भारत के अंदर, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। हम सब जानते हैं भारत के अंदर इलेक्शन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, कितना वेटेज रखता है इलेक्शंस, और इलेक्शंस के अंदर भारी मात्रा में पैसा इन्वॉल्व होता है। इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से इस पैसे के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज को पैसा दिया जाता है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसीलिए स्कीम आई थी। लेकिन देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया है। आज की इस वीडियो से हम समझेंगे कि क्या होते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। देखिए, हम सब जानते हैं कि पॉलिटिक्स में मनी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है और पैसा हर एक स्फीयर में पॉलिटिक्स के इन्वॉल्व होता है। मनी एंड पॉलिटिक्स गो हैंड इन हैंड, और इलेक्शन को कंडक्ट कराने में, रैलीज को कंडक्ट कराने में और इलेक्शंस के अंदर अदर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए पैसे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम के माध्यम से 2018 में जो लाई गई थी, उसके माध्यम से कोई भी पर्सन, कोई भी कॉर्पोरेशन किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे सकता है। लेकिन उसको क्रिटिसाइज क्यों किया जाता है, आज को उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्यों डिक्लेयर किया गया? क्योंकि उसके अंदर एक एसेंस है और वो है अनोनिमिटी का। जो पर्सन पैसा दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी को, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है, उसे अनोनिमस रखा जाता है। इस कारणवश उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और आर्टिकल 19(1)(a) का हवाला देते हुए, राइट टू इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट बताते हुए उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। देखिए, आज के सेशन में हम डिटेल में ये देखने वाले हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स क्या होते हैं जिन्हें यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अनकॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक डाउन किया गया है। हम सब जानते हैं कि इलेक्शंस एकदम सर पे हैं और इस स्टेज पे ये इतना बड़ा फैसला आना बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा जजमेंट रहा है। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच थी, हेडेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एक बहुत अहम फैसला उन्होंने सुनाया है। देखिए, यहाँ पे हम सब जानते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम जो थी वो 2018 में आई थी और इस प्रकार से इसका प्रेस रिलीज आपके सामने है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इकोनॉमिक अफेयर्स, और यहाँ पे आप देखेंगे 2 जनवरी 2018 को इसका प्रेस रिलीज आया था। क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, पूरा आपको इस प्रेस रिलीज में देखने को मिल जाएगा और इंटरनेट पे ये फ्रीली अवेलेबल है। देखिए, इसके डिटेल में जाने से पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड, अगर हम जनरल सेंस में समझने की कोशिश करें क्या होता है इलेक्टोरल बॉन्ड, हम इतना नाम से ही समझ में हमें आ रहा है कि ये इलेक्शन से रिलेटेड कोई मनी जो है वो ट्रांसफर किया जा रहा है। जिस प्रकार से प्रॉमिसरी नोट होता है उसी प्रकार से इलेक्टोरल बॉन्ड होता है। ये एक फाइनेंशियल क्या होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको सरकार के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये इसीलिए किया गया था कि पॉलिटिकल फंडिंग हो, लेकिन पॉलिटिकल फंडिंग क्या हो, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए है। और ये पूरी तरीके से प्रॉमिसरी नोट्स की तरह होते हैं जिनको परचेज किया जा सकता है इंडिविजुअल्स के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, कॉर्पोरेशंस और कंपनीज के द्वारा, ऑथराइज्ड बैंक से। मैं यहाँ पे बता दूं, ये ऑथराइज्ड बैंक भारत के अंदर किसको माना गया है, यहाँ पे एसबीआई को ऑथराइज्ड बैंक माना गया है। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है आप भारत के अंदर कहीं किसी भी और बैंक से नहीं ले सकते हैं एक्सेप्ट दी एसबीआई। तो ये आपको वहीं से मिलेगा इन ऑर्डर टू डोनेट मनी पॉलिटिकल पार्टी को। आज को अगर मुझे मान के चलिए बीजेपी को, मुझे मान के चलिए कांग्रेस पार्टी को अगर कोई मनी डोनेट करना है उनके इलेक्शन कैंपेन को स्मूथ करने के लिए, तो मैं डोनेट कर सकती हूं। कैसे? इस इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज करके। दीज बॉन्ड्स कैन बी यूज्ड टू मेक डोनेशंस टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन देयर आर सर्टेन कंडीशंस जिनको फॉलो करना होता है। देखिए, अब इस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ये इलेक्टोरल बॉन्ड कुछ ऐसा होता है, एग्जैक्टली इसी तरह से होगा जैसे कि इसके अंदर आपको वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट देखने को मिल रहा है, क्या इसकी डेट है ये आपको देखने को मिल रहा है। और आप जैसा कि देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही इस इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज करने का, यानी कि इसको बेचने का जो है हक रखता है। इसी के पास इसकी आधारिकता है। तो इसकी वैलिडिटी कितने दिन की होती है और ये कब अवेलेबल होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। देखिए, अगर हम लोग एग्जाम्पल लें कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सिस्टम है वो किस प्रकार से चलता है, सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा परचेज। जैसे कि मान के चलिए हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा डोनेट करना चाहते हैं, हम सीधे सीधे एसबीआई जाएंगे और हम इलेक्टोरल बॉन्ड को परचेज करेंगे। हम पेमेंट करेंगे चेक के माध्यम से, डीडी के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करेंगे और
ये जो बॉन्ड्स हैं ये स्पेसिफिक डिनोमिनेशंस में आपको मिलते हैं। आप 1000 रुपए डोनेट करना चाहते हैं, आप 10,000 रुपए डोनेट करना चाहते हैं, आप 1 लाख करना चाहते हैं, आप 10 लाख करना चाहते हैं, आप 1 करोड़ करना चाहते हैं, आप डोनेशंस कर सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को। यहाँ पे जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है और जो काफी चर्चा का विषय भी बना, और वो है अनोनिमिटी। जो डोनर का टाइटल है, हु इज द डोनर, जो पैसा दे रहा है, हु इज द डोनर, जो पैसा दे रहा है पॉलिटिकल पार्टी को, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करी जाती है। उसकी आइडेंटिटी क्या होती है? अनोनिमस होती है। एज द बॉन्ड्स डू नॉट कैरी द डोनर्स नेम। यहां पे अभी हम लोग ने बॉन्ड देखा, कहीं पे हम लोगों को नाम पता लगा नहीं, बस बीजेपी के पास, कांग्रेस पार्टी के पास वो बॉन्ड आ जाएगा, हमें ये नहीं पता लगेगा कि किसने ये बॉन्ड दिया है। दिस एस्पेक्ट इज इंटेंडेड टू मेंटेन प्राइवेसी ऑफ द डोनर, डोनर की प्राइवेसी को मेंटेन करने के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई आप डोनर की प्राइवेसी मेंटेन कर रहे हो, लेकिन आर्टिकल 19 का क्या, वी हैव द राइट टू इंफॉर्मेशन, ये राइट टू इंफॉर्मेशन के अगेंस्ट जा रहा है। उसके बाद अगर हम रिडेम्पशन की बात करें तो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी, उस इलेक्टोरल बॉन्ड को जाके रिडीम करा सकती है, यानी कि इसको एनकैश करा सकती है। एग्जैक्टली जैसे प्रॉमिसरी नोट के अंदर होता है वैसे ही जाके इसको एनकैश करा सकते हैं, डिपॉजिट करेंगे डेजिग्नेटेड बैंक अकाउंट में एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर। मैं टाइम फ्रेम की बात आपको बता दूंगी डिटेल में भी, लेकिन अभी आप समझ लीजिए 15 दिन का खाली वैलिडिटी होती है इस इलेक्टोरल बॉन्ड की। अगर कोई इलेक्टोरल बॉन्ड किसी पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया है वो सिर्फ वैलिड रहता है कितने टाइम के लिए? 15 दिन के लिए। These bonds can only be redeemed by registered political parties और यूटिलाइजेशन पॉलिटिकल पार्टीज ये जो पैसा, ये जो फंड रिसीव कर रही है, पॉलिटिकल फंडिंग देखिए होती है, हर देश के अंदर होती है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी क्या हो रही है या नहीं, ये चर्चा का पार्ट बन जाता है। और इसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने आज के इस दिन फैसला सुना दिया है। चलिए आगे आ जाइए, कुछ इसके फीचर्स देखेंगे। एक तो मैंने आपको बता दिया कि एसबीआई जो सोल अथॉरिटी है इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स को इशू करने की। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इशू करती है। डिनोमिनेशंस क्या क्या होते हैं? 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़। बेरर, इट इज पेएबल टू द बेरर ऑन डिमांड, बेरर ऑन डिमांड, और ये इंटरेस्ट फ्री होते हैं, इनके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। परचेज बाय इंडियन सिटीजन्स और एंटिटीज जो इंडिया के अंदर एस्टैब्लिश्ड है, इंडियन सिटीजन्स ही इसको परचेज कर सकते हैं। इट कैन बी बॉट इंडिविजुअली या किसी अदर इंडिविजुअल के साथ आप जॉइंटली भी परचेज कर सकते हैं, जैसे आप और आपका दोस्त। और ये 15 दिन तक की 15 कैलेंडर डेज तक की ये अवेलेबल होते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, और इस टाइम फ्रेम के अंदर ही आपको इसको इनकैश कराना होता है। ऑथराइज्ड इशूअर कौन है? एसबीआई। It is the sole authorized issuer. Electoral bonds are issued to designated SBI branches. जहां पे भी है वहां पे आपको electoral bonds मिल जाएंगे. They are easily available. What is the eligibility of political parties? देखिए ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप किसी को electoral bond दे भी रहे हो, अगर आप किसी political party को electoral bond दे रहे हो, तो ऐसे में ये lay down किया गया है कि वो political party जो है वो eligible होनी चाहिए। तो वो political parties जिनको section 29A of the representation of peoples act के अंदर रजिस्टर किया गया है वो, और उन्होंने इलेक्शन के अंदर 1% एंड हैव सिक्योर्ड नॉट लेस देन 1%, यानी कि मिनिमम क्राइटेरिया 1%, 1% ऑफ व्हाट? 1% ऑफ द वोट्स पोल्ड इन द लास्ट जनरल इलेक्शन। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पिक्चर में आ जाएंगी। 1% क्राइटेरिया तो बहुत कम है, तो इसीलिए यहाँ पे ये कहा गया है कि आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। तो लास्ट जनरल इलेक्शन में लोकसभा या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर आपको अगर मिनिमम क्राइटेरिया आपका है 1% आपको वोट्स मिलने चाहिए और आप इलेक्टोरल बॉन्ड रिसीव कर सकते हैं इजीली। तो ये कुछ फीचर्स हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, एक और चीज, ये क्वार्टरली बेसिस पे अवेलेबल होते हैं, यानी कि हर क्वार्टर के स्टार्टिंग 10 डेज में आप जाके इसको परचेज कर सकते हो। इनका टाइम फ्रेम है कि कब ये आपको अवेलेबल मिलेंगे एसबीआई के अंदर, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखिए हमारा अहम फैसला, 5 जजेस की बेंच थी हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट इन द बैच ऑफ प्लीज जो चैलेंज कर रहे थे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की वैलिडिटी को फॉर पॉलिटिकल फंडिंग ऑफ पार्टीज हैज यूनानिमस डिसीजन रहा है। जस्टिस खन्ना का कॉन्करिंग जजमेंट था, लेकिन उन्होंने ये क्लियरली स्टेट किया है कि हाँ वो पूरी तरीके से सीजेआई के साथ उनका भी वर्डिक्ट जो है यूनानिमस है। Concluded that electoral bond scheme, the proviso to section 29C clause 1
ये प्रोवाइजो भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स को एक्सक्लूड करता है, देखिएगा इसको जरूर। ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, इसको सेक्शन 137 से अमेंड किया गया, उसके अंदर एक प्रोवाइजो डाला गया था। फाइनेंस एक्ट के सेक्शन 137 ने इसको अमेंड किया। उसके बाद देखिए सेक्शन 182 सब क्लॉज 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट, इसको सेक्शन 154 फाइनेंस एक्ट ने अमेंड किया था। एंड सेक्शन 13A क्लॉज बी एज अमेंडमेंट सेक्शन 11 ऑफ द फाइनेंस एक्ट, ये कहा कि ये आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के वॉयलेटिव हैं। व्हाई? बिकॉज द राइट टू इंफॉर्मेशन, द राइट टू इंफॉर्मेशन को ये इन्फ्रिंज कर रहे हैं। आप पॉलिटिकल फंडिंग कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द अनोनिमिटी, हमें क्या पता ये पैसा कहां से आ रहा है। और देखिए कॉरपोरेशंस बहुत बड़े बड़े चंक होते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में ये अमाउंट जो है वो फंड करते हैं। पॉलिटिकल फंडिंग इज अ बिग क्वेश्चन और इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी होना भी जरूरी है। इसी ग्राउंड पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। 182 क्लॉज 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट permitting unlimited corporate contributions to political parties, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया ये आर्बिट्री है और आर्टिकल 14 के क्या है, वॉयलेटिव हो जाएगा। 5 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में क्या कहा। केस टाइटल नोट डाउन कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और कुछ पॉइंटर्स नोट करना बहुत जरूरी है, दे आर डेफिनेटली नोटवर्दी। द इशूइंग बैंक शैल हियरविथ स्टॉप द इशुएंस ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड, तुरंत इमीडिएट इफेक्ट में रोक लगाने के लिए कह दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। कहा एसबीआई शैल सबमिट डिटेल्स ऑफ बॉन्ड्स परचेज सिंस द इंटरिम ऑर्डर ऑफ दिस कोर्ट डेटेड 12 अप्रैल 2019 टिल द डेट टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यहां तक कि जितने भी बॉन्ड्स आपके पास आए उसकी डिटेल सबमिट करना है। द डिटेल्स शैल इंक्लूड द डेट ऑफ ईच इलेक्टोरल बॉन्ड, नेम ऑफ द परचेजर ऑफ द बॉन्ड एंड द डिनोमिनेशन ऑफ द इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज। क्या डेट थी, नाम क्या था और कितना डिनोमिनेशन खरीदा था, सब कुछ मेंशन्ड होना चाहिए है। उसके बाद एसबीआई मस्ट डिस्क्लोज डिटेल ऑफ ईच इलेक्टोरल बॉन्ड एनकैश बाय द पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टी को जो बॉन्ड दिया गया उसने उसका पैसा एनकैश कराया और इसके बारे में डिटेल एसबीआई को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, विच शैल इंक्लूड द डेट ऑफ एनकैशमेंट, डिनोमिनेशन ऑफ इलेक्टोरल बॉन्ड। एसबीआई शैल सबमिट द अबव इंफॉर्मेशन, यानी कि डेट, डिनोमिनेशन, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को दिया गया, ये सबमिट करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। विद इन 3 वीक्स का टाइम दिया गया है फ्रॉम द डेट ऑफ दिस जजमेंट, दैट इज March 6, 2024। उसके बाद देखिए द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शैल पब्लिश इंफॉर्मेशन ऑन इट्स वेबसाइट विद इन 1 वीक ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन, दैट इज March 13, 2024 को ऑनलाइन भी आपको देखने को मिल जाएगा वेबसाइट पे कि क्या डिटेल थी उस इलेक्टोरल बॉन्ड से रिलेटेड। उसके बाद देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड्स विच आर विद इन दी वैलिडिटी पीरियड ऑफ 15 डेज, जिनको अभी एनकैश करा सकता है वो पॉलिटिकल पार्टी, बट विच हैज नॉट बीन एनकैश्ड, अभी तक कि उसको एनकैश नहीं कराया है, यानी कि उसका पैसा, बॉन्ड का पैसा अभी तक की नहीं लिया गया है पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा। अब येट शैल बी रिटर्न बाय द पॉलिटिकल पार्टीज टू दी परचेजर, जिस भी परचेजर के द्वारा दिया गया था इलेक्टोरल बॉन्ड आपको, अब आप उसको वापस करेंगे डिपेंडिंग ऑन हु इज इन पोजेशन ऑफ द बॉन्ड टू द इशूइंग बैंक। द इशूइंग बैंक अपॉन द रिटर्न, जैसे ही वैलिड बॉन्ड इशूइंग बैंक के पास आएगा वो अमाउंट परचेजर को रिफंड कर देगा। अब नहीं चलेगा ये सिस्टम। फिर उसके बाद देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शैल पब्लिश द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स वेबसाइट विद इन 1 वीक ऑफ रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये कुछ अहम चीजें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस लॉ में ले डाउन करी। ये एक फंडामेंटल मूव था जो आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी थी। इसी चीजों को आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार रखना है। आर्टिकल 14 का हवाला दिया गया, आर्टिकल 19 का हवाला दिया गया है, ट्रांसपेरेंसी के बारे में बताया है, कहा कि ये स्कीम आई थी ट्रांसपेरेंसी के लिए, लेकिन ये कहीं ना कहीं आगे चलते चलते ओपेक हो गई है। तो ऐसे में इलेक्शन फंडिंग, अगर आप मनी फंड कर रहे हो तो वो ट्रांसपेरेंट हो तो बेटर रहेगा एक डेमोक्रेसी के अंदर, इलेक्शन के अंदर, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर। अब आपके लिए मेरा सवाल ये है कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं ये कौन सी कंट्री के अंदर सबसे पहली बार लागू किए गए थे, यानी कि इफेक्टिव हुए थे। और ऐसी सभी नॉलेज के लिए आगे की वीडियोस देखते रहिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड सी यू सून।